गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का थर्ड चैप्टर देखेंगे, वाह रे हमदर्द। ये कहानी है प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना से के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। वाह रे हमदर्द, हमदर्द मतलब क्या? जो हमें कंडोलेंस करते हैं, जब हम दुख में होते हैं, मतलब हमारे दुख को जानने वाले, पहचानने वाले, दुख में हमें कंडोलेंस करने वाले, उसे बोलते हैं हमदर्द, जो हमारे दुख में सहभागी होते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमदर्द जो होते हैं, ये हमदर्द भी पीड़ादायी बन जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमदर्द नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है, इसी बात को बताने के लिए लेखक ने इस लेसन में बताया है। प्रस्तुत ये हास्य व्यंग्य निबंध है, वाह रे हमदर्द। ये जो लेसन है, ये लेसन एक हास्य व्यंग्य निबंध है। हास्य व्यंग्य मतलब जिसमें कॉमिक्स होते हैं। तो लेखक ने दुर्घटना, एक्सीडेंट के माध्यम से ये जो कॉमिक्स है, इस कॉमिक्स को, इस विनोद को कैसे ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिसमें बताया कि हमदर्द भी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाते हैं। होता क्या है कि ये जो लेसन, इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जो लेखक है, वो लेखक का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट की वजह से उनका पैर टूट गया। तो पैर टूटने की वजह से वो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में जब एडमिट है तो उस समय उन्हें किस किस परेशानी उनको झेला है, या फिर हॉस्पिटल में मिलने आने वाले लोग हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती है, उसके बारे में लेखक ने इस लेसन में बताने की कोशिश की है। और उसी के सहारे, उसी के थ्रू उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश भी की है कि ये हमदर्द जो होते हैं, हमदर्द कितने पीड़ादायी होते हैं। देखते हैं लेखक के साथ हुआ क्या था। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक ने कहा है कि लेखक एक दिन पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी मतलब क्या? जिसमें इकोनॉमी लगती है, जिसमें पैसा लगता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसा एक बिजनेस जिसमें फ़ायदे के बारे में सोचा जाता है, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। समझ में? जैसे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी को अगर मुझे वर्कर्स कम करने हैं, ओके, और मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है, तो मैं मशीनरीज वगैरह लेके आता हूँ। तो 10 लोग जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे एक मशीनरी काम करेगी, तो राइट, तो वो 10 लोगों का जो मेरा पगार है, पगार बचेगा। तो ये होते हैं पूंजीवादी। और समाजवादी मतलब क्या, कि जिसमें सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जो अर्थव्यवस्था होती है ना, जिसमें समाज के हित के बारे में सोचा जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा लोड है तो भी चलेगा। ओके, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं। तो इसके ऊपर लेखक भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से, लेखक साइकिल पर थे और सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरे साइकिल को अधिक जोश आया आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो लेखक कहता है कि लेखक बता नहीं सकता कि जो भाषण उसने सुना था, तो उसका प्रभाव शायद साइकिल के ऊपर हुआ था, तो साइकिल शायद ज़्यादा जोश में आ गई थी, या फिर सामने से जो कार थी, कार को गुस्सा आया था। पता नहीं, निश्चित रूप से पता नहीं सकता क्या हुआ था दोनों में। लेकिन मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए, तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हुए आपस में भिड़े। लेकिन जब लेखक ने ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि जब दोनों सामने आए, कार और, मतलब देखो, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट को भी लेखक ने कितनी बखूबी से बताया है। लेखक ने कहा कि दोनों जब सामने आए, तो जैसे विरोधी, विरोधी मतलब क्या होता है ना, जो रूलर पार्टी होती है, जो सत्ता चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, वो पार्टी, और एक अपोजिशन पार्टी, जब ये दोनों पार्टी आपस में आमने सामने मिलती है ना, तो एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। तो वैसे ही मानो इन्होंने एक दूसरे को गुस्से से देखा, और दोनों आपस में जाके भिड़े, मतलब लड़ाई हो गई और एक्सीडेंट हो गया। लेखक, मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। लेखक को ऐसा लगा कि खामखा उसने पूंजीवाद और समाजवाद की अर्थव्यवस्था के मध्य झगड़ा हो था, और झगड़े में उसने टांग अड़ाई। मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना कि कोई दो जन का झगड़ा चल रहा है, तो बीच में जाके हम लोग उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लेखक को लगा कि उसने बिना वजह से वहाँ पे टांग अड़ाई, और इसका नुकसान क्या हुआ कि लेखक की टांग टूट गई। मतलब ये जो साइकिल और कार का एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट में लेखक की टांग टूट गई। ओके, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो, दुर्घटना होने के बाद हम लोग बोलते हैं ना, इंसानियत मर चुके, इंसानियत मर चुके। लेकिन नहीं, दुनिया में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इंसानियत को बनाए रखे हैं। ये बताने के लिए शायद कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े और उनको उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। ओके, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक की आँख खुली, लेखक बेहोश हो गए थे। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, और इर्द गिर्द आजू बाजू कुछ परिचित, कुछ जानने वाले,
कुछ अपरिचित, कुछ अनजान लोग आजू बाजू में खड़े हैं। आँख खुलते उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और जैसे लेखक की आँख खुली तो उसने देखा कि सामने वाले लोग जो है बड़ी उत्सुकता से, बहुत ही बोलते हैं ना, एकदम एक्साइट होके देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, और उनके चेहरे पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई थी। फिर लेखक ने कराते हुए पूछा कि वो कहाँ पे है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। देखो सामने वाले ने कैसे वर्णन किया है। उन्होंने कहा, सामने एक चेहरा सामने रहता है और उसने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, पब्लिक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। उसने कहा कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस पैर का फ्रैक्चर हुआ है। देखो पैर का फ्रैक्चर होने के बाद भी सामने वाला इंसान कहता है कि ज़्यादा कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ है, बस घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है कि जैसे रुका हुआ था कि लेखक होश में कब आए और उनको सारी स्टोरी सुनाई, किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह से आपके टांग टूटे। इस तरह से इस बंदे ने सब बता दिया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब देखो, उसने लेखक ने देखा, अपनी टांगों को देखा। जैसे उस इंसान ने कहा कि आपकी एक टांग का फ्रैक्चर हुआ है, तो लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखा तो उसने कहा कि एक टांग तो सही सलामत है, लेकिन दूसरी टांग की तरफ जब देखा तो दूसरी टांग उनकी रेत के थैली के सहारे सपोर्ट में रेत की थैली बांध के रखी है, और ये जो टांग है, टांग एक स्टैंड के ऊपर लटकी हुई है ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। लेखक के दिमाग में एक नया मुहावरा जन्म, जैसे लेखक ने अपने टांग को देखा तो लेखक के मन में, दिमाग में एक नया मुहावरा पैदा हो गया। एक मुहावरे ने जन्म लिया, जैसे कि टांग का टूटना। टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ऐसा उसने उसका मतलब भी बताया। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। जैसे उसने कहा कि सार्वजनिक अस्पताल है, ओके, तो सार्वजनिक अस्पताल सुन के वो डर गया, पता नहीं क्यों। आगे बताया उन्होंने, अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है। कौन ऐसा बंदा है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट होना अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे एडमिट होने के बाद ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते, ओके, पब्लिक हॉस्पिटल से, वहाँ पे बहुत ही वो दवाई की स्मेल, मतलब बोलते हैं ना, एकदम फैसिलिटीज़ कम होते हैं और बहुत गंदी बदबू भी कभी कभी आती है, मतलब वहाँ पे देखभाल अच्छे से होती नहीं है। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक काँप उठा। अस्पताल वैसे भी एक खतरनाक शब्द है कि कोई भी अस्पताल जाना पसंद नहीं करता। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो, सार्वजनिक मतलब पब्लिक है, कोई भी आ जा सकता है, तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का साथ समय आ गया। क्योंकि पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, ऐसे सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम मिलती है। डॉक्टर्स भी टाइम पे नहीं आते, डॉक्टर्स भी अपनी मर्जी के हिसाब से थे, कभी कभी तो यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स भी होते हैं। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए लेखक ने कहा कि अगर तुम सार्वजनिक शब्द अगर जुड़ा है अस्पताल के साथ, तो समझो तुम्हारे आत्मा से परमात्मा के मिलने का मतलब तुम्हारे ऊपर जाने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि लेखक की टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। मतलब लेखक को ऐसे लगता है कि टांग टूटी, उससे वो ज़्यादा परेशान नहीं है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में जब वो भर्ती हुआ है, जब उसको पता है कि वो सार्वजनिक अस्पताल में है, तब उसको लगता है उसके साथ दुर्घटना, मतलब बुरी घटना हुई है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक ने टांग टूटी, उससे वो परेशान नहीं है, उससे उसे कुछ भी फिक्र नहीं है। टांग टूटी, चलो एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, लेकिन लेखक को ज़्यादा परेशानी उन लोगों से है जो हमदर्दी जताने के लिए मिलने आएंगे। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, जो मिलने आते हैं, हम लोग बीमार होते हैं हॉस्पिटल में, हमें मिलने आते हैं, ऐसे लोगों से लेखक परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ नमूने उसने सामने बताए। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये मिलने जुलने वाले लेखक कहते हैं कि ये जो इतने आते हैं, कभी कभी इतने परेशान करते हैं कि मरीज का आराम, मतलब जैसे कि बीमार इंसान है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मिलने जुलने वाले आते हैं, अगर 4 या 5 साथ में आते हैं, तो 4 या 5 जन होते हैं, अपने अपने अलग अलग ढंग से हर एक इंसान अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। जैसे मैंने पूछा कैसे हो, तो दूसरे बोला अरे हो भाई कैसे हो, तो एक ही आंसर बताते बताते इंसान परेशान हो जाता है। जैसे अपन न्यूज़ में देखते हैं ना,
बार बार वही न्यूज़, 7 बजे लगाओ तो भी वही न्यूज़ होते, 9 बजे भी वही न्यूज़ होते, और रात के 10 बजे भी वही न्यूज़ हम लोग को सुनने को मिलते। तो इस तरह से बार बार वही आंसर बताते बताते इंसान परेशान हो जाता है। जबकि वो बीमार तो उसको आराम की ज़रूरत होती है। तो खास करके आराम की ज़रूरत होती है और आराम ही करने नहीं मिलता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित जनरल वार्ड में होता है कि जैसे कि एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आप जा सकते हैं कि निश्चित समय पर जाकर ही उसको तकलीफ दे सकते। लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं होता। ये खुला निमंत्रण होता है कि आओ, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदार, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं होता। अपने सारे बदले लेने का यही एक वक्त होता है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। तो लेखक ने कहा कि प्राइवेट वार्ड में क्या होता है कि प्राइवेट वार्ड में तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होती, तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। तो इसलिए जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिचित होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं होता, कोई रुकावट कोई नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उनको कोई रूल्स नहीं होते। अपने सारे बदले लेने का यही एक वक्त होता है। अगर इंसान तुम्हें टाल रहा है, तुम्हें बार बार ना टाल रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो अगर उसको मिलना है तो यही एक मौका होता है। तो इसमें क्या होता है, बदले का बदला भी होता है और तुम जाके उसकी पूछताछ भी करते हो। ओके। तो हमदर्दी की हमदर्दी भी होती है। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टंग, और जैसे लेखक ने सुना कि ये मिलने वाले आएंगे, उनका ख्याल जब मन में आता है कि किस तरह से इन लोग आते हैं, तो लेखक को ऐसा लगा कि वो दूसरी टांग टूट गई और पूरे अपाहिज हो गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। बदला। देखो यहाँ पे लेखक ने क्या बताया, लेखक को मिलने के लिए पहले वो लोग आते हैं जिनको लेखक देखने के लिए अस्पताल, मतलब जो लोग कभी जिस किसी की टांग टूटी या कोई भी बीमार था तो उसको मिलने के लिए लेखक गए थे। तो मानो उसका एहसान उतारने के लिए ये लोग आते हैं। मानो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बंदा इसकी टांग टूट या कभी अस्पताल में पहुंच जाए, ताकि जो एहसान वो एहसान चुकाया जाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो जैसे इन लोग आकर हमें हमदर्दी तो जताते, लेकिन हमें ये बताना भी चाहते हैं, देखा समय सब पर आता है। जब मेरी बारी आई तो मेरे ऊपर हंस रहा था ना, देख आज तेरी बारी भी आ गई। ओके। आगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, ये हो गया पहला नमूना। भी दूसरा नमूना बता रहे, लेखक ने बताया कि दर्द के मारे जब तुम्हें दर्द होता है, बीमार होते, तो अक्सर हम लोग को नींद नहीं आती, क्योंकि दर्द के मारे कभी कभी नींद हराम हो जाती है। यदि थोड़ी बहुत आती भी आ भी जाए, दोपहर के टाइम 10, 10:30, 11, 12 बजे है, 12:30 बजे है, तुम खाना तूने चलो खाना खा के थोड़ा सो जाते हैं। जब तुम लेटते हो थोड़ा आराम करने के लिए, इतने में कोई ना कोई तुम्हें मिलने आ जाता है। और ख़ासकर वे लोग जो जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिक मतलब क्या, एक जस्ट फॉर्मेलिटीज़। तुम्हें पता है आजकल शादियों में भी लोग देखते हैं, जब शादी का कार्ड, जब घर पे इनविटेशन आता है ना, तो लोग देखते हैं कि टाइमिंग क्या है। अगर दोपहर का टाइमिंग है, 12:30, 1 बजे का टाइमिंग है, तो लोग वहाँ पे बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाते हैं। खाना खा के, उस दिन लोग घर से टिफ़िन नहीं लेके जाते, शादी में जाके खाना खा के ऑफिस से 1 घंटे की छुट्टी लेकर, मतलब आधा घंटा लंच टाइम और ऊपर से 1 घंटे की छुट्टी लेकर उन लोग आते हैं, फटाफट अपना काम करते हैं और वापस ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो औपचारिकता मतलब खाली बोलते ना, एक फॉर्मेलिटीज़ निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा शादी में, तो शादी में जाना ही चाहिए ऐसे ज़रूरी नहीं है, हो सके तो टालने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग होते हैं, इनको मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, बस ये अपनी सूरत दिखाने आते हैं। मतलब सामने वालों को लगना चाहिए ना, हाँ बाबा ये मुझे मिलने आया था। जैसे मैं भी किसी शादी में गया, तो शादी में खाली गया और उनसे मिलते हाय हेलो किया एक दो जन को, चलो खाना खा के निपट लिया, दूल्हा दुल्हन से मिला ही नहीं। तो दूल्हा बोलेगा अरे ये तो आए नहीं थे, तो बोलेगा उसके रिश्ते बोले नहीं नहीं वो तो आए थे, हमें मिले थे ऐसे वैसे। और वैसे भी इतनी भीड़ में किसको याद आता है कौन आया था कौन नहीं आया था। तो ये जो होते हैं, ये लोग भी खाली सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन लेखक ने तय किया कि आज कोई भी आ जाए वो उठेंगे ही नहीं, आँख ही नहीं खोलेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे। ओके। अब देखते हैं उनको मिलने कौन आता है। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखता तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। देखो ऑफिस का एक सीनियर ऑफिसर है, उनके ऑफिस का, ऑफिस में काम करने एक सीनियर ऑफिसर आता है उनको मिलने के लिए। लेकिन आकर देखा कि
भाई सोए है, ये बंदा तो सो गया है, लेखक तो सोए हुए। अब सोए हुए तो वो चुपचाप चले जाए? नहीं, वो चले नहीं गए, वो वहीं पे बैठे रहे। क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि ये मुझे मिलने आए थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे लेखक को जगाना शुरू किया। फिर भी लेखक की आंखें नहीं खुली। क्यों? तुम्हें पता है, जो नींद में है उसको सुला उठाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो नाटक करके सोया उसको उठाना बहुत ही मुश्किल है। ओके। तो इस तरह से लेखक तो नाटक करके सोए, तो इनको उठाना, देखो सुबह जब तुम नींद में हो तो तुम्हारी मम्मी जब जगाती तुम फटक के जाग देते हो, लेकिन अगर तुम नाटक करके सोए हो तो मम्मी कितनी भी जगाते हो तुम जागते नहीं हो। लेखक के साथ ऐसे ही हुआ है। लेखक को उसके जो ऑफिसर्स है उन्होंने, जो बड़े साहब हैं, उन्होंने बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन लेखक ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि ये बंदा नहीं उठ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लेखक का जो टूटा हुआ हिस्सा था टांग का, उस टांग को जोर से दबाया। जैसे दर्द के मारे को चीखे, आँख खुली, तो मुस्कुराते हुए वे कहे अब दर्द कैसा है। तो लेखक को जगाने का उसने और एक तरीका ढूंढा। उसने क्या किया, लेखक की टांग जहाँ पे टूटे उसी पार्ट को उन्होंने प्रेस किया, और जैसे लेखक को दर्द हुआ लेखक चीख कर उठ गए। और वो उठने के बाद वो बंदा उससे पूछता है लेखक से, कहिए दर्द कैसा है। ओके। आगे मोहल्ले वालों के बारे में बताया। हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग अपने फुर्सत से आते हैं। जैसे चलो सैटरडे है या संडे है, संडे दिन भर घर में है तो शाम को कहीं घूमना है, तो कहीं घूमने जाना ही है तो चलो, कोई अपने एरिया का, कोई अपने अपने चाल का, अपने बिल्डिंग का कोई इंसान हॉस्पिटल में है तो चलो उस घूमने के बहाने उसको देख कर आए। इसलिए उन लोग अपने फुर्सत से आते हैं, और फिर आते हैं तो पूरी बारात लेकर ही आते हैं। उस दिन सोनाबाई आई। सोनाबाई आई तो अकेली नहीं आई, 4 बच्चों को साथ में लेकर आती है। अब उसे देखने के बाद लेखक को लगा कि लगता है आज कोई और एक दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। जैसे उन्होंने, वो जो सोनाबाई है, सोनाबाई ने अपने बच्चों को लेखक से ऐसे मिलवाया, लेखक की तरफ ऐसे निर्देश किया कि जैसे हम लोग की जू में, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब जू, ओके, प्राणी संग्रहालय, जू जिसे हम लोग कहते हैं, तो जू में जाने के बाद हम लोग थे ना कि बंदर कभी हम लोग देखा नहीं है, तो हम लोग अरे दोस्त ये देख बंदर बंदर, अरे ये देख ये है। तो इस तरह से इसी अंदाज में उन्होंने चाचा जी को दिखाया था। अब बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहीं पर भी चुपचाप नहीं बैठते। तो बच्चे, एक बच्चे जो बच्चे खेलने के वहाँ पे, कोई कुर्सी पर चढ़ाए तो कोई टेबल के ऊपर चढ़ाए। सोनाबाई की एक छोटी सी लड़की है, वो दवा की शीशी, दवा की एक बॉटल है, बॉटल लेकर डांस कर रही थी। जैसे कि डांस की उसकी वो प्रॉपर्टी हो, इस तरह से वो डांस कर रही है। इतने में लेखक ने देखा, रप रप रप, जैसे किसी के ऊपर हम लोग मारते हैं ना, ऐसे आवाज़ है। तो ऐसे आवाज़ आने से लेखक का ध्यान बटाया। लेखक ने देखा तो क्या कि सोनाबाई का एक लड़का जो है, तो लेखक की जो टांग जो लटकी हुई थी उस रेत की थैली के ऊपर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके पहले कि लेखक उससे कुछ कहता कि बाबा बच्चे ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, लेकिन इससे पहले ही सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी जो है वो शीशी पटक दी। मतलब वो डांस कर रही थी, शायद फिसल गई हाथ से और वो शीशी टूट गई। बॉटल, शीशी मतलब बॉटल। सोनाबाई ने एक लड़की को, अपने लड़की को गुस्से में घूरा, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा दवा गिरना शुभ होता है। देखो, पहले तो उसने गुस्से से लेकर, लेकिन अपनी लड़की की साइड लेकर उसने कहा अरे अरे ये तो अच्छा हुआ। उन्होंने लेखक से कहा भाई साहब पेड़े खिलाओ पेड़े, क्योंकि दवा गिरना मतलब शुभ होता है, मतलब भगवान चाहता है कि इस दवा की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसे उसने कुछ कहा। दवा गई समझो, तो उसने कहा कि ये भी होता है कि दवा गई मतलब बीमारी भी तुम्हारी चली जाएगी। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। यह कहकर कि फिर आएगी, लेखक अंदर से काँप उठा कि आएगी तो वापस पता नहीं इसकी बेटी और कौन सी शीशी तोड़ देगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, फॉर्मेलिटीज़ की हद कर देते हैं, विशेषकर वो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से हमें मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुके। एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक लेखक बैठे हैं कम हॉस्पिटल में, और कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। उसमें से निकल कर एक आदमी आता है और लेखक की छाती के ऊपर सिर रखकर जो जो से रो रहा है। जैसे कि मतलब होता है ना, हमारे रिश्तेदार आते हैं तो हमें देखकर रोना शुरू करते हैं, हमारी जो भी हालत उस हालत के ऊपर कभी कभी रोना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये भी औंधा पड़ा, रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो,
मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है। देखो, जैसे कि हमें जब ऐसे लोग मिलने आते हैं तो उन लोग ना सामने वाले की गलतियाँ निकालते। जब एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होता है कि सामने वाले की गलतियाँ निकालते हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इंसान की गलती हम लोग कभी निकालते ही नहीं है। हमेशा हम लोग जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं उनकी ये गलतियाँ निकालते हैं। वैसे ये बंदा भी रो रहा है, बोलते हैं कार वालों का सत्यानाश हो, ऐसा हो वैसा हो। लेखक सोचा है कि एक्सीडेंट तो मेरा हुआ है ना, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, जो हुआ है सो मुझे है, तो तू क्यों रो रहा है भाई। लेकिन थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़े रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हो गया। अचानक से रोना कम होने के बाद उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हुआ। फिर वो उसने छाती से मतलब आते ही वो लिपट गया था, उसने चेहरे को देखा ही नहीं था कि वो किसके छाती सीने से लगकर रो रहा है। तो जैसे उसने मुंह हटाया और लेखक से नज़रें मिलाई, तब वो एकदम चुप हो गया। धीरे से हंसते हुए कहा, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आया। जब उसने उस चेहरे को देखा तब उसको पता चला कि वो जिससे मिलने आया वो ये बंदा नहीं है, ये कोई और ही है। तो उसने हंसते हुए कहा कि भाई साहब मुझे माफ़ करो, मैं गलत कमरे में आया, मुझे इस कमरे में नहीं आना था। आजकल लोग, और फिर वही कहने लगा कि आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं ना किधर जाना है, क्या करना है। और सॉरी कहते हुए, माफ़ी मांगते हुए वो निकल गया। तो उसने कहा कि शायद गुप्ता, मतलब ये जो बंदा है जो अभी टैक्सी से उतरा है, ये किसी गुप्ता नाम के इंसान को मिलने आया है। लेकिन गुप्ता का कमरा उसको ठीक से पता नहीं और इसलिए उसको लगा कि सामने बैठा हुआ इंसान गुप्ता ही है। जाकर उससे लिपट गए थे, लेखक से लिपट गया था। है करते हुए, अच्छा भाई माफ़ करना कहते हुए वो निकल गया। अब जो यहाँ पे रोने की आवाज़ रही थी वही आवाज़ पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखो, ये जो बंदा है टैक्सी से उतरते ही लेखक के गले से जाके लिपट गया, छाती से लिपट गया और रो रहा है। तो इस तरह से, जिस तरह से रो रहा था, तो लेखक की पत्नी को लगा कि शायद इनका कोई करीबी रिश्तेदार है, कोई भाई, चचेरा भाई, माँ मेरा भाई, एटसेट्रा एटसेट्रा होगा। तो ये सोचकर ये जो लेखक की पत्नी है, लेखक की पत्नी ने टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे, क्योंकि ये जो बंदा था उसने टैक्सी वाले के पैसे नहीं दिए थे। तो उसको रिश्तेदार समझकर लेखक की पत्नी ने उसके पैसे दिए, इसलिए लेखक को अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आया था। अब आगे हमदर्दी जताने वालों में वो लोग हमें ज़रूर आकर मिलते हैं, ज़रूर आते हैं, जिनकी हम सूरत देखना पसंद नहीं करते, जिनको सामने से तुम लोग को इग्नोर करते हैं। ओके, जैसे 10th तक तो बच्चे बोलते हैं ना, सर ऐसे वैसे सर हम लोग बाद में आएंगे एटसेट्रा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, 10th के बाद बच्चे सामने से आते हैं, अरे सामने से सर आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, इग्नोर करके भाग जाते हैं। मतलब ना, और आजकल हमें इग्नोर करने का एक नया तरीका मिला है, और वो है मोबाइल। समझो ना, मोबाइल किसी का कॉल आया नहीं आया, बस अभी सामने वाले को इग्नोर करना है, तो फटाक के जेब से मोबाइल निकाला और ऐसे ना, मतलब बातें करते करते, नाटक करते करते ऐसे निकलते। और फिर जब एकदम सामने से, सामने वाले जब आवाज़ देते तो अरे सॉरी यार, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसे बोल के हम लोगों को टालते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, इन लोगों के बारे में लेखक क्या बताते देखो। तो ये जो होते हैं ये हमें हमदर्दी जताने ज़रूर आएंगे। क्या होता है देखो, अब लेखक के शहर में एक कवि है, लपकानंद। नाम से तुम्हें पता चला होगा कि जिसको भी मिलते हैं लपक जाते हैं। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब जिसमें कोई ग्रामर नहीं, बस शब्द से शब्द जोड़ते हैं, कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसी मतलब ये कवि है ही नहीं, बस लाइन से लाइन, यहाँ वहाँ से लाइन जोड़ कर, यहाँ वहाँ से वह शब्द जोड़ कर कैसे भी लाइन पूरी करते हैं। इसलिए इनकी जो कविता है, इन कविताओं से पूरा शहर परेशान है। अक्सर लेखक दूर से देखते ही भाग खड़ा होता है, अरे भैया सामने से आ गए। जानता जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेखक को पता है कि जब भी मिलेगा तो ऐसे ना 2-2 4-4 लाइन की, 4-5 ऐसे कविता ठोक देगा और उसके बाद ये छोड़ेगा। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों में कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। एक दिन ये बंदा भी लेखक को मिलने आता है। बगल में झोला है, कवि जो होते हैं कवियों के बगल में हमेशा झोला होता है। झोले में उनकी लेखनी मतलब पेन और राइटिंग पैड होता है, क्योंकि ये कवि है ना, किस हालत पे कौन सी कविता लिखे कोई बता नहीं सकते। जैसे ना मराठी के कवि बासी मर्ढेकर, उन्होंने कविता लिखी थी, पिपात मेले उंदीर। पिपात मेले उंदीर मतलब पानी से, पिपात मतलब ड्रम, पानी का जो ड्रम होता है ना, वो ड्रम में एक चूहा मर गया, उस चूहे के ऊपर उन्होंने कविता लिखी। कवि है, कवि को कुछ भी कल्पना हो सकती है। या फिर तुम्हें पता होगा ना, आठवले म्हणून पाठवले, ये आठवले जो है उनकी कविताएं तुमने सुनी होगी। मतलब किसी भी सिचुएशन पे कविता
लिखते हैं, एक्चुअली उनकी कविता में कोई दम होता नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आते ही कहने लगे कि मैं तो 4-5 दिन से मैं आपको मिलना चाहता, लेकिन कवि सम्मेलन में आती है व्यस्तता। देखो अपने आप को इतना महान कवि बता रहे कि जैसे कवि सम्मेलन में मतलब ना कि इनके अगर ये नहीं जाते तो कवि सम्मेलन होगा ही नहीं, इस तरह से अपने आप को व्यस्त बताते। और आगे कहते हैं कि सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। उसने कहा कि मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप क्या कर रहे होंगे, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप कैसे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसकी वजह से आज आपको मिलने आना था, तो रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। और रात को जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई है, चलो आपको सुनाता हूँ। और इतना कहकर उसने झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। सुनो उनकी कविता कितनी खूब रही देखो। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरे ही साइड थी रॉन्ग। अच्छी लगी कविता? क्या लिखा है देखो, असम की राजधानी शिलोंग, लेक दोस्त की टूटी है टांग और मोटर वाले तेरे साइड थी रॉन्ग। इस तरह से मतलब होता है ना, राइमिंग वर्ड्स को जोड़ा है उन्होंने, शिलोंग टोंग और रॉन्ग। तो ऐसे मतलब कुछ लोगों को लगता है राइमिंग वर्ड्स मिल गए मतलब कविता हो गई, चलो अच्छी कविता हो गई, ऐसे नहीं होता है। तो कविता लिखने का, कविता में अलंकार वगैरह होते हैं, ये सब तुम्हें पता ही होगा। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। कविता सुनकर लेखक को उन्होंने ऐसे देखा मानो उसकी एक आँख पूछ रही थी कैसे कविता कैसी रहेगी, और दूसरी कह रही है भागेगा मुझसे, मुझसे हमेशा भागता है ना, आज बंदा मिला है, आज तो लगता है पूरा बोलते ना पूरी कविता का भंडार ही इसके ऊपर खुलने वाला है। लेखक जैसे ही पता चला कि आज तो ये कविता कवि कवि भाई साहब मुझे छोड़ने वाले है नहीं, लेखक ने जल्दी से उसको चाय पिलाई और चलता बना दिया है, ये वादा करके कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं खुद आपके पास आपकी कविताएं सुनने आऊँगा, क्योंकि आपकी कविताएं बहुत अच्छी है, ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया। अब इस तरह से मतलब दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं जो हमदर्दी जताने आते हैं। सो अब लेखक भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि अगर मुझे तेरी तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े ही बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। देखो लेखक ने फिर भगवान से प्रार्थना की, तूने मेरी एक टांग तोड़ी, मैंने कुछ नहीं कहा, तुझे दूसरी टांग तोड़नी है वो भी तोड़ दे चलेगा, लेकिन दूसरी टांग ऐसी जगह पर तोड़ना, ऐसी जगह पर मेरा एक्सीडेंट होना जहाँ पे मेरा परिचित कोई नहीं हो, क्योंकि बड़े बेदर्द, क्योंकि ये जो हमदर्द होते हैं ये हमदर्द अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। ओके, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है कि पेरेंट्स को जब हमने टाइमिंग दिया है 10:30 टू 1:30, तो पेरेंट्स 10:30 को नहीं आते, 1:20 को आते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी है। वी आर इंडियंस, हम लोग लास्ट टाइम क्या है वो देखते हैं, कहाँ पे टाइम 10 बजे शुरू होता है वो हम लोग देखते हैं, बंद कितने बजे होता है। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना तो टाइमिंग हम लोग जो पूछते हैं ना, तो जब टाइमिंग उन्होंने कहा कि मॉर्निंग 10 o'clock, तो हम लोग क्या पूछते हैं, बंद होने का टाइमिंग क्या है, 2 बजे ना, तो मैं 1:55 को आके खड़ा हो गया, राइट, 5 मिनट पहले आके खड़ा हो गया, तो मैं तो बंद होने के पहले आया था, तो मेरा मेरा काम तो होना चाहिए, राइट। ये हम लोग इंडियन ऐसे हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से जो हमदर्द जताने वाले होते हैं ये भी ऐसे बेदर्द होते, इनको मरीज से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको आराम मिलना चाहिए, लेकिन उसका आराम हराम कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो हमदर्द होते हैं वो हमदर्द कितने बेदर्द होते हैं, ये लेखक ने वारे हमदर्द इस पाठ से हमें बताने की कोशिश की है।